ये सवाल काफी गंभीर है। होने के पीछे जो कर्ज का जो दबाव है वह हम जनता को और आम आवाम को और युवाओं को झेलना पड़ेगा। भारत सरकार पर टोटल कर्ज जो था वो 55 लाख करोड़, केंद्र सरकार भारत सरकार पर जो कर्ज है जो है 205 लाख करोड़ रुपए का है। ये कौन चुकाएगा कर्ज? ये हम आप चुकाएंगे। वामपंथी ताकतों ने जम करके विरोध किया, चूंकि ये कानून किसान विरोधी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं खरबल दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि खगड़िया में तीसरे चरण का मतदान होना है 7 तारीख को, और लोकसभा चुनाव का यह जो भंवर है धीरे धीरे बिछता जा रहा है और समुद्र की माफिक गहरा होता जा रहा है। खगड़िया में एक तरफ सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं तो दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार है। दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है। बहरहाल जनता का मूड कुछ और है और दलबल और जनबल का मूड कुछ और है। इसी बीच हमारे साथ पटना से अधिवक्ता की टीम जो है खगड़िया यहाँ पहुंची है और यहाँ पर विधिक संघ खगड़िया में जाकर के यहाँ से अधिवक्ताओं से भी बातचीत की है, अपने विचारों को रखने का प्रयास किया। लेकिन एक मुद्दा जो सबसे गर्म है कि यहाँ का चर्चा जो है कि केंद्र सरकार बड़ी मात्रा में कर्ज लेकर के इस देश पर कर्ज का जो व्यापार है वो थोपना चाह रही है। किस तरह का बात है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें कितना कर्ज था और वह कर्ज अभी कितना बढ़ गया है, ये आम आवाम को जानना जरूरी है। इतना ढेर सारा व्यापार जो देख रहे हैं, आडंबर जो देख रहे हैं, भौतिकवादी जो चीजें देख रहे हैं, आखिर वो कहाँ से आया और उसको चुकता कौन करेगा? तमाम बातों पे हम अधिवक्ता संघ है यहाँ इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज के इस परिदृश्य में, वर्तमान परिदृश्य में केंद्र सरकार जितना बड़ा व्यापार को बढ़ावा दे रही है और ये पूरे भारतवर्ष के बाहर विदेशों में वाहवाही लूट रही है कि हमारा जो देश है वो विकसित हो रहा है, लेकिन उस विकसित होने के पीछे जो कर्ज का जो दबाव है वह हम जनता को और आम आवाम को और युवाओं को झेलना पड़ेगा। तो खलबली दर्पण में सर आपका स्वागत है। आप अपना शुभ परिचय बताएंगे? जी, हम उदय प्रताप सिंह अधिवक्ता हैं और इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स बिहार चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी हैं। जी, अभी पटना से आप लोग चल के आए हैं। अभी हम देख रहे थे कि खगड़िया विधिक संघ में आप तमाम जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, उनसे वार्तालाप करके क्या कह रहे थे? देखिए, हम लोग एक उद्देश्य से आए हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों अपनी बैठक पटना में की थी विभिन्न वैसे अधिवक्ता संगठनों की जिनको लोकतंत्र में विश्वास है, जिनको मूल्यों में विश्वास है, जिनको संविधान में विश्वास है, जिनको इस बात का विश्वास है कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा होनी चाहिए। तो हम लोग उसी को लेकर के अब हम लोग विभिन्न जिलों में घूम रहे हैं और जिला में अपने अधिवक्ता भाइयों को इसके लिए जागृत कर रहे हैं कि आने वाला समय कैसा विकट होने वाला है। इसलिए आप अभी से जगिए और आप लोग जगिए, अपने वकीलों को जगाइए और उसके माध्यम से जो सत्ता की विरोधी ताकतें हैं उसको मजबूत कीजिए ताकि भारत में संविधान की रक्षा की जा सके। एक प्रतिरोध का मजबूत आवाज उठाए हैं। ये सवाल काफी गंभीर है और जब ये सरकार 2014 में ये सरकार आई तो भारत सरकार पर टोटल कर्ज जो था वो 55 लाख करोड़ का था। 2014 से पहले 2014 जब कांग्रेस की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार के बाद जब ये सरकार सत्ता में आई थी, ये कर्ज केवल 55 लाख करोड़ रुपए था, जो अभी बढ़कर केंद्र सरकार भारत सरकार पर जो कर्ज है वो 161 लाख करोड़ रुपए का है। उसमें यदि राज्यों का कर्ज भी जोड़ दें तो ये पूरा कर्ज जो है 205 लाख करोड़ रुपए का है। ये कौन चुकाएगा कर्ज? ये हम आप चुकाएंगे। और कौन चुकाएगा? देश की जनता। और हम आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के नाम पर ये सारे कर्जे लिए जा रहे हैं IMF से, दूसरी संस्थाओं से। ये बात सही है, कुछ घरेलू कर्ज भी होते हैं जो स्थानीय कर्ज होते हैं जिनका प्रतिशत बहुत कम होता है, लेकिन बाह्य संस्थाओं से जो हम कर्ज ले रहे हैं वो हम पर एक तरह का, अब आप इसको इस रूप में समझिए कि जो कुल आपका बजट होता है उसका 20% जितना भारत सरकार का बजट है उसका 20% आपका कर्ज चुकाने में चला जाता है। तो समझिए ये कितनी बड़ी राशि होती है। लेकिन सरकारें जो हैं कर्ज लेने का एक तो पहले से कुछ ट्रेंड चला आ रहा है, लेकिन इस सरकार ने भी इसको बहुत तेज गति से बढ़ाया और ये जो है आने वाले समय में आम नागरिकों को उसको भुगतना पड़ेगा। ये चीज़ें जो है आम जनमानस में आनी भी चाहिए। अच्छा, केंद्र सरकार फिर कैसे कह रही है कि हम देश को विकसित बनाने के पर कर्जा ले करके अपने मकान को दुगना करना, ये कहाँ तक बहादुरी है? इसको सामान्य रूप में समझा जा सकता है
ये बात सही है कि कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां होती हैं जिसमें कर्ज जो है वो एक सामान्य रूप में लिया जाता है। विकसित देशों में भी कर्ज की प्रकृति है। अमेरिका भी एक बड़ा कर्जदार के रूप में जाना जाता है, हालांकि उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इसी रूप में विकसित किए, लेकिन उन संसाधनों के उसका जो संतुलन होता है उसके अनुसार वो ये होता है। अमेरिका का रिसोर्सेज, वहाँ जो उनके आर्म्स डीलिंग का जो और उनकी क्षमता, आर्थिक क्षमता, उस हिसाब से हम लोग अपने आप को विकसित नहीं कर पाए, लेकिन कर्ज लेकर के हम लोग आगे जरूर बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही हम लोगों के लिए हितकर नहीं है, भारत जैसे विकासशील देश के लिए जहाँ 150 करोड़ आबादी है। अच्छा, एक और जल्द सवाल है, जब कांग्रेस की सरकार थे तो हमारे देश की व्यक्तिगत कर्ज छोड़ करके आमदनी कितनी थी, कुछ आंकड़ा बताएंगे? देखिए, ये जो है आमदनी पर कैपिटा इनकम जो है ये उससे होती है, ये 2400 कुछ रुपये थी, लेकिन उससे अभी जो है आप पर कर्ज का बोझ जिस रूप में है वो ज़्यादा चिंतित करने वाला है। और वो वह जो कर्ज मिटाएंगे आमदनी के स्रोत से ही तो कर्ज मिटाएंगे। प्रश्न तो यही है कि आमदनी के स्रोत आप कैसे जनरेट कर पा रहे हैं, ये आज दिखता नहीं है कि सरकार उस दिशा में उसको जनरेट करती हुई दिखे। बिल्कुल, तो आम आवाम को, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? चूंकि जब न्याय की बात आती है तो लोग अधिवक्ता के माध्यम से जज के सामने न्याय की गुहार लगाते हैं, तो इस प्रकार की जो गणित है, इस गणित को जनता को समझाना आज के वर्तमान समय में कितना टफ है, तो इसको आप जनता से क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था को लेकर के और संविधान बचाओ अभियान को लेकर के? निश्चित आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये बात आम लोगों तक ही ले जा रहे हैं। हम लोग वकीलों से मिल रहे हैं, उनको अपनी बात कह रहे हैं, आपके माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। ये सारी बातें हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम जो निर्णय होना है वो आम आदमी का, आम जनता का ही होना है। उसी के मत से कोई सरकार चुनी जानी है या नहीं चुनी जानी है, तो हम लोग ये बातें लोगों के बीच में कह रहे हैं। एक अंतिम सवाल, जहाँ पे केंद्र सरकार या विभिन्न पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जो भी हो, वो कहती है कि हम जात पात की नीति नहीं करते हैं, ऊंच बड़े की नीति नहीं करते हैं, लेकिन जब मंच पर जाते हैं तो भर पेट कहते हैं कि हम महादलित के हैं, तो हम पिछड़ों के हैं, तो हम किसानों के हैं, तो ये और जात के जो राजनीतिक और समीकरण का हथियार बना करके वोटरों को जो लूटा जाता है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये हम लोगों के लोकतंत्र के साथ इस तरह का ये दुष्प्रवृत्ति जो है वो जुड़ी हुई है, ये बात सही है, लेकिन आज उसके खिलाफ वामपंथी ताकतें पूरी तरह से सक्रिय होकर उनको लड़ रही हैं, और हम लोग जो है इन चीज़ों को मिटाने में अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक रूप से भारत का बहुत जकड़न भरा समाज रहा है, लंबे समय से ऐसी चीज़ें चलती रही हैं और अब लोगों की मानसिक स्थिति में वो प्रवेश कर गई हैं, तो इसके लिए बड़े सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है। लोग जागरूक होंगे, स्वतः धीरे धीरे ये खत्म होने लगेगा। अच्छा, वर्तमान समय में मिट्टी से उपजाने वाला जो सोना है यानी किसान, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है व्यापारियों के बनिस्पत? मेरा नाम रामजीवन प्रसाद सिंह हुआ जी। मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं। अभी आपने जो सवाल किया किसानों के सवाल पर, 31 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश लाया, जो भूमि अधिग्रहण कानून बना था, जिसके तहत किसानों को, अगर सरकार किसानों से ज़मीन लेती है तो ज़मीन का जो औसत कीमत है उसका 4 गुना देगी कॉम्पनसेशन के तौर पर। इसको समाप्त करने के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश लाई, भारत सरकार ने। उसका पूरे देश में खास करके वामपंथी ताकतों ने जम करके विरोध किया, चूँकि ये कानून किसान विरोधी था, ये अध्यादेश किसान विरोधी था। हमारे उस समय के ए.वी. वर्धन थे, उन्होंने पटना में नारा दिया था कि खून देंगे, जान देने, जमीन छीनने नहीं देंगे, ये सब नारा आया था। तो अंततः भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश ठंडे बस्ते में गया। लेकिन इसी दौरान एक कृषि वैज्ञानिक थे, उनका नाम हम अभी भूल रहे हैं, उन्होंने एक लेख लिखा, उसके अनुसार पूरा औद्योगिक उत्पाद का कीमत
अधिकारियों के और दूसरे लोगों के जो वेतन बढ़े वो फंसा, और दूसरा जो देवेंद्र शर्मा, सही, धन्यवाद उदय जी को कि इन्होंने नाम हमको याद दिला दिया। देवेंद्र शर्मा का लेख आया था जो स्वामीनाथन आयोग, सुने ही होंगे, स्वामीनाथन जी के साथ वो काम भी किए हुए। तो उन्होंने लेख में कहा कि अगर औद्योगिक उत्पाद का कीमत और अधिकारियों के बढ़े हुए वेतन के अनुपात में किसानों के धान और गेहूं का कीमत निर्धारित किया जाए, तो उस समय उन्होंने कहा था 2015 में कि 8400 रुपये प्रति क्विंटल चावल और गेहूं का कीमत होगा। और स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कहा, तो ये सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य भी किसान को देने के लिए नहीं है। अगर चावल का कीमत छोड़ दीजिए 2015 को, आज भी 8400 रुपये प्रति क्विंटल के दर से किसानों को मिलना शुरू होता है। गेहूं का कीमत 8400 रुपये प्रति क्विंटल के दर से किसानों को मिलना शुरू होता है। तो जो किसान के बेटा गार्ड बनने के लिए शहर में मारा फिरता है, दूसरी कोई नौकरी करने के लिए शहर में मारा फिरता है, वो वापस लौट करके 2 बीघा 4 बीघा भी यदि उसको ज़मीन रहेगा तो वो अपने ज़मीन पर काम करेगा और वो किसानी करेगा, वो किसी की चाकरी करने नहीं जाएगा। तो किसानों की स्थिति सुनियोजित तरीके से बदतर बनाया जा रहा है और उससे ज़मीन छीनने के लिए पिछले जो 3 कृषि कानून लाए गए, जिसका पूरे देश में आंदोलन हुआ, और जिस मीडिया की बात पूर्व के वक्ताओं ने चर्चा में किया कि वो गोदी मीडिया उस आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन कह रहा था, कोई पाकिस्तानी कह रहा था, कोई आंदोलन जीवी कह रहा था। हमको उस समय मीडिया पर तरस आ रहा था, क्योंकि मैं भी उस आंदोलन का एक हिस्सा के रूप में अपने आप को खड़ा किए हुए था। तो किसानों के विरोध में जो कानून लाया गया था वो किसानों से जमीन छीनने के लिए आज मांग की जा रही है। अभी जो महागठबंधन की सरकार के जो मैनिफेस्टो है, इसमें एमएसपी देने की बात स्वीकार किया गया है और इसकी सरकार होगी तो एमएसपी दिया जाएगा और किसानों के हित में काम होगा। अगर एमएसपी भी मिल जाता है किसानों को तो किसानों की स्थिति बेहतर होगी। नहीं तो आज अगर सबसे बदतर दशा किसी की है तो वो जो पूर्ण रूप से किसानी पर आश्रित किसान हैं उनकी। बिल्कुल, जाते जाते खगड़िया जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं खगड़िया के जनता से ये कहना चाह रहा हूँ, ये महागठबंधन के लोग एमएसपी पर धान खरीदा जाएगा, गेहूं खरीदा जाएगा, किसानों का फसल खरीदा जाएगा, एमएसपी निर्धारित किया जाएगा जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है। इसलिए किसानों से, मजदूरों से, मेहनतकश आवाम से ये कहूँगा कि आप जो है महागठबंधन के उम्मीदवार संजय कुमार को जिताइए और महागठबंधन के आवाज़ को बुलंद कीजिए। साथ साथ यहाँ के जो अधिवक्ता हैं, यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, उन बुद्धिजीवियों से ये कहना चाहूँगा कि आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है, आप मीडिया तंत्र की स्वतंत्रता खतरे में है। इसलिए इनको खतरे से उबारने के लिए जो अभी अघोषित आपातकाल ये काले अंग्रेज भारत के ला दिए हैं, धन्ना सेठों की एजेंसी करने वाले ये ला दिए हैं, इनसे भारत को मुक्त कराइए, भारत को आज़ाद कराइए। भारत की आज़ादी की दूसरी लड़ाई हम अधिवक्तागण लड़ने के लिए यहाँ आए हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं। धन्यवाद। तो देखिए, अभी हम बात कर रहे थे खगड़िया में आए हुए अधिवक्ता जी से, जो तमाम मुद्दों पर, गंभीर मुद्दों पे बातचीत कर रहे थे।